जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चैनल के सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर आज विधायकों की अयोग्यता को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। बताएंगे किस पक्ष में रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बताएंगे मणिपुर के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं आदेश दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी मिलकर करने वाली है बड़ा खेला। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी के कहने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को लेकर ऐसी टिप्पणी की है दोस्तों कि एक बड़े गठबंधन के संकेत उत्तर प्रदेश में मिलने लगे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने, खासकर नफरत की बयानबाजी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। इसी के साथ में देश भर के अंदर 12 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा संयुक्त किसान मोर्चा। मोदी सरकार के बारे में एक एक पोल खोलने वाले हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को मिलकर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। मणिपुर के जिस ग्राउंड से यह यात्रा शुरू होने वाली है इसके लिए राज्य सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से मुलाकात की है। विनीत जोशी ने बताया है कि यह मामला मुख्यमंत्री के पास है, यानी मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा जो मणिपुर से शुरू होने वाली है, जिस ग्राउंड से यह यात्रा होने जा रही है, क्या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे या फिर उस जिले के कलेक्टर को यह फैसला लेना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने इसकी मांग की थी, परमिशन की मांग की थी। लगभग एक हफ्ते पहले ही हमने परमिशन के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि एक सामाजिक यात्रा है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों के घाव को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है। वेणुगोपाल की इस टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस यात्रा की शुरुआत यहां के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए करना चाहते हैं। मणिपुर से मुंबई तक 6500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये ऐतिहासिक यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांगती है। मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्से मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी है और मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है। 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो यात्रा। साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की एक ऐसी टिप्पणी सामने आई है दोस्तों, जिससे लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने बीएसपी को साथ में लाने का जो प्रयास किया है उसमें कुछ तो सफलता पार्टी को मिल ही रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता अविनाश पांडे की ओर से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के अंदर बीएसपी को लाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं करना है बल्कि समाजवादी पार्टी को भी इसमें भूमिका निभानी है। समाजवादी पार्टी को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयान में काफी बदलाव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विधायकों की एक बैठक ली। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, वे बड़ी नेता है और उनका सम्मान हमको करना चाहिए, हमको मायावती का सम्मान करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भाषा पूरी तरीके से बदलती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने सम्मान करने के लिए कहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पहले बीएसपी की नेत्री मायावती को लेकर ही टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मायावती पर टिप्पणी करने से पार्टी के नेताओं को मना किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि मैं पहले भी बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं, उन्होंने ही एक तरफ उसे तोड़ा था, यह आप सब जानते हैं, इसलिए मैं क्या कहूं। बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले बीएसपी को साथ में लाने से मना कर रही थी, लेकिन अब राम गोपाल यादव जो इससे पहले कह रहे थे कि बीएसपी को साथ में नहीं लाना है, अब उनके बयान के अंदर भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण यह कि कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को भेजकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बीएसपी प्रमुख मायावती इस बात को मान जाए कि इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ना है, और अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त अलायंस बनने वाला है। क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, यानी भाजपा वर्सेस विपक्ष का असली मुकाबला होगा अगर बीएसपी साथ में आ जाए, और इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान से इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत कहे जा सकते हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समूह के 16 विधायकों के अयोग्यता को लेकर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज फैसला लेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले की तैयारी कर ली है। इसे रिव्यू के लिए कानून के एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी, हमारा अलायंस कानूनी रूप से वैध है और हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। स्पीकर नार्वेकर ने अपने फैसले सुनाने के डेडलाइन से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, यानी एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी? इसका जवाब यह है कि बहुत मुश्किल है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार चली जाए। हो सकता है कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए और इसके बाद शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी अब अंतिम रूप में बातचीत चल रही है। यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। एबीपी न्यूज ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के जो संभावित फॉर्मूले जिस पर चर्चा की जा रही है उसमें कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी शरद पवार गुट को 6 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 2 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और शिवसेना 18 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को राज्य में मात्र 1 सीट मिली थी और अविभाजित एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से बड़ी पार्टी बनकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि एनसीपी पार्टी का विभाजन हो चुका है और शिवसेना यूबीटी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। यानी कांग्रेस पार्टी पूरे गठबंधन को लोकसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लीड करेगी। दोस्तों साथ साथ पुलिस ने बीजेपी के विधायक नितेश राणे और राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ एक रैली में नफरती भाषण देने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोला है। किसान मोर्चा ने किसान मजदूर जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत हर घर जाकर लोगों को सरकार के झूठे वादे, झूठे प्रचार के बारे में बताया जाएगा। यह अभियान 10 से 20 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट विकास पर मोदी सरकार के झूठे प्रचार का जवाब दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का लक्ष्य है कि भारत के अंदर 30 करोड़ घरानों में 40% घरों तक पहुंचकर लोगों को असलियत बताई जाए। संयुक्त किसान मोर्चा लोगों को घरों में एक पत्रक वितरण करेगा, जिसके माध्यम से देश में लंबे समय से चल रहे भयानक कृषि संकट और इस संकट का किसानी, कृषि श्रमिकों और युवाओं पर प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान के जरिए कृषि संकट को दूर करने, किसानों और श्रमिकों के लिए अधिक आय और स्थिर रोजगार सुनिश्चित करने, रोजगार पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट मुनाफाखोरी और लूट को रोकने, न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से श्रमिकों और किसानों के लिए प्राप्त आय सुनिश्चित करने के लिए विकास की वैकल्पिक नीति अपनाने के महत्व को समझाने की कोशिश होगी। एसकेएम कार्यकर्ता गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर नोटिस और अन्य सामग्री वितरित करके 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय मजदूर किसान सम्मेलन में अपनाई गई मांगों के चार्टर में किसानों और श्रमिकों की ठोस मांगों को हासिल करने के लिए आगामी संघर्ष के बड़े पैमाने पर समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। यानी आने वाले किसानों के आंदोलन को लेकर भी बड़ी तैयारी की कोशिश की जा रही है। दोस्तों देखते हैं 2024 के चुनाव से पहले किसान आंदोलन कितना बड़ा होता है। शासक अखिलेश यादव ने राम मंदिर का निमंत्रण नहीं स्वीकारा, बोले जो देने आए थे हम उन्हें जानते ही नहीं थे। दरअसल वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण देने के लिए आए थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनको जानते ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों लैंड फॉर जॉब के इस मामले में ईडी की नई चार्जशीट आई है। लालू यादव की एक और बेटी हेमा समेत 7 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। 16 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आई है। दोस्तों विजयपुरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर तब सामने आई जब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से विजयपुरा का निगम छीन लिया है। जादुई आंकड़ा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर तब आई जब बासनगौड़ा पाटिल के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था और उसके बाद उन्होंने कई और टिप्पणी बीजेपी के खिलाफ की थी। कहा था कि अगर भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो वो बीजेपी शासन के दौरान हुए कई हजार करोड़ के घोटाले के बारे में सारी पोल खोल देंगे। अब उनके क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। कांग्रेस की महजबीन होर्ती ने विजयपुर नगर निगम का पद हासिल कर लिया है। दोस्तों मेयर पद के लिए चुनी गई महजबीन होर्ती ने कुल 22 वोट हासिल कर जीत सुनिश्चित की है। डिप्टी मेयर के पद पर कांग्रेस पार्टी के ही एसटी समाज से आने वाले दिनेश हल्ली चुने गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कुल कैलकुलेशन ऐसे रहा कि कांग्रेस पार्टी के पास 10 काउंसलर थे। कांग्रेस के नेताओं ने 5 एआईएमआईएम के काउंसलर को अपने साथ में किया, 2 जेडीएस के काउंसलर को अपने साथ में किया और एक और काउंसलर को अपने साथ में लाने में सफलता प्राप्त की। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया। यानी एआईएमआईएम और जेडीएस पार्टी दोनों को साथ में लाकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपस में कोई कलेश, कोई फूट, कोई विवाद नहीं है। संजय राउत ने फिर से मीडिया को स्पष्ट कर दिया है कि सारी सीट को लेकर डिस्कशन चल रहा है। फॉर्मूला जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। हमारे बीच बातचीत चल रही है, कोई विवाद नहीं है। जो मीडिया के लोग बार बार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा लगता है गोदी मीडिया के 2 राज्य टारगेट है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार। गोदी मीडिया पूरा प्रयास कर रही है कि इन 2 राज्यों के अंदर कोई गठबंधन ना बन पाए, जैसे तैसे गठबंधन टूटे, क्योंकि यहाँ पर अगर गठबंधन बनेगा तो ये बात पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नीचे आने वाला है। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर नगर निगम
बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने अपने ही मेयर के साथ नोकाझोंकी कर ली है और उनके साथ नोकाझोंकी का बड़ा कारण ये रहा है कि पार्षद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। वार्ड 60 से बीजेपी के पार्षद सचिन डागर ने 30 लाख के भ्रष्टाचार की बात कर दी। इसके बाद मेयर काफी ज्यादा भड़क गई दोस्तों और पार्षद को नसीहत देने लगी। इसके बाद नोकझोंक की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। कुल मिलाकर इस तरीके से भ्रष्टाचार की खुलेआम वीडियो सामने आ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। तो कम से कम ईडी को ऐसे बीजेपी के नेताओं से पूछताछ के लिए एक बार समन भेज देना चाहिए, क्योंकि ईडी अन्य राज्यों के अंदर काफी एक्टिव रहती है। दोस्तों उम्मीद की जाएगी कि बीजेपी नेताओं की बातें सुनकर ईडी को लगना चाहिए कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम के सामने पत्रकारों की पिटाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने वीडियो शेयर करते लिखा कि कांग्रेस की सरकार होती तो सारा मीडिया जंगल राज कह रहा होता और भूपेश बघेल को कोस रहा होता, पर भाजपा सरकार है तो मीडिया में सुई पटक सन्नाटा फैला हुआ है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीजेपी के नेता अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर गलत टिप्पणी की थी, आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के क्या संरक्षण में टीएमसी के नेता ईडी के कब्जे में नहीं आए और भाग गए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताइए, क्योंकि मामला तो दर्ज कर ही दिया गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर भीतर घात करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने सबसे पहले हारे हुए उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई। इसमें बड़े बड़े सारे नेता मौजूद रहे जो चुनाव हार गए हैं। सबने एक सुर में कहा है कि पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अनुशासन समिति की बैठक 12 तारीख को बुलाई है। इसके बाद जो रिपोर्ट दी गई है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भीतर घात करते हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है वो है दिल्ली के अंदर 7 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को। पंजाब के अंदर 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बाकी 7 सीटें आम आदमी पार्टी को। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि उनको हरियाणा के अंदर 3 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, बाकी एक एक सीट गोवा और गुजरात के अंदर भी मांगी गई है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या इस फॉर्मूले पर तैयार होगी। साथ साथ दोस्तों जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भगवान राम की उपासना करने की बात करते हुए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया है, गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी संत की इस तरीके की वाणी हो सकती है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो संस्कार टीवी पर प्रसारित श्री राम कथा के दौरान प्रसारित हुआ है, जिसमें जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और वीडियो की प्रमाणिकता के आधार पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के अंदर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब अमित जोगी की पार्टी जेसीसीजे अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जगह अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराने पर चर्चा कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बेदखल हो गई, कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई, तो उस समय अमित जोगी की पार्टी जेसीसीजे को 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो शायद वो चाह रहे हैं कि अपने नेतृत्व को बचाया जाए, पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर उनकी राजनीति जारी रहे और लोकसभा चुनाव के अंदर हो सकता है उनको लोकसभा के एक सीट से मैदान में है। जो भी खबर आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बनाए गए 2 मंत्रियों को विभाग का आवंटन हो गया है। रमेश धर्मानी को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा यादविंद्र गोमा को आयुष और युवा सेवाएं और खेल विभाग दिया गया है। इससे पहले आयुष विभाग हर्षवर्धन चौहान, जबकि युवा सेवा एवं खेल विभाग विक्रमादित्य सिंह के पास था। साथ दोस्तों पिछले दिनों बंगाल के उत्तर 24 परगना के अंदर संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना के बाद केंद्रीय एजेंसी के निदेशक राहुल नवीन सोमवार को कोलकाता पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें कि राशन घोटाले में फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को ढूंढने के लिए बैठक में फैसला लिया गया है। राशन घोटाले में फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को ढूंढने के लिए ईडी की टीम बना दी गई है। साथ साथ दोस्तों विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या मामला पहुंचेगा, क्योंकि आज जो फैसला महाराष्ट्र के अंदर आएगा वही तय होने वाला है कि क्या इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा या फिर स्पीकर के फैसले को स्वीकार किया जाएगा। साथ साथ चंपत राय के बयान पर छिड़ा बवाल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफे की मांग उठाई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। ये निर्णय शंकराचार्यों ने इसलिए लिया है क्योंकि अभी पूरी तरीके से मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि चंपत राय ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, न कि शैव शक्त और सन्यासी संप्रदाय का है। अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से की गई एक टिप्पणी कि अगर चंपत राय कहते हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उन्हें इस्तीफा देकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे मंदिर की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए, जिससे हम उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जिस समय चंदा लेना था उस समय मंदिर पूरे राष्ट्र का बताया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि शंकराचार्य मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। खासकर एक धार्मिक कार्यक्रम के अंदर अगर शंकराचार्य नहीं आएंगे तो ये धार्मिक कार्यक्रम कैसे सफल हो पाएगा, ये अपने आप में बड़े सवाल रहेंगे। साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने न्यूज चैनल
चैनल को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान सीट शेयरिंग पर जमकर चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी है, बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ना है इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई है। सीट शेयरिंग में अभी कोई देरी नहीं है, लेकिन यह जल्द हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार से मुलाकात में मैंने कहा है कि एक साथ और एकजुट होकर लड़ना है, बीजेपी को इसका फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। मोदी सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस गठबंधन के सभी पार्टनर काफी मैच्योर है, सभी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 377 इस चिंता के कारण लागू किया गया था कि विभाजन के बाद पंजाब से लोग जम्मू कश्मीर में आकर बस जाएंगे। उन्होंने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हम अनुच्छेद 370 नहीं लेकर आए थे, इसे 1947 में महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था। यह केवल इस डर से था कि विभाजन के बाद पंजाब के लोग आकर यहाँ ना बस जाए, हमारे राज्य के गरीब लोग कम दरों पर अपनी जमीन बेच देंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया था। विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने धारा 370 लागू की थी। उन्होंने नौकरियां केवल जम्मू कश्मीर के लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की बात कही थी। धारा 370 के अंदर कई सारे ऐसे प्रावधान से लोगों को फायदा मिला था, जिससे स्थानीय नौकरियां बचाई गई थी। साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, तो मणिपुर में शांति के ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं हो सकते? शिवसेना की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने यह सवाल पूछा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। 15 जनवरी को लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मायावती के बर्थडे पर एक बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। बीएसपी को कांग्रेस दूसरे राज्यों में सीटें देकर आसानी से एडजस्ट कर सकती है। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आने की मंजूरी दे देती है, तो कांग्रेस पार्टी के पास सीट बंटवारे के कई फॉर्मूले हैं, जिससे बीएसपी को साथ में लाया जा सकता है। अन्य राज्यों के अंदर भी लोकसभा के टिकट बीएसपी के उम्मीदवार को दिए जा सकते हैं। जो भी खबर आगे आती रहेगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आप लगातार पहुंचाएंगे। 15 जनवरी काफी अहम होने वाला है। साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, पीडीए ही हमारा भगवान है। अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा फिर से कि हमारा नारा वही है, 80 हराओ भाजपा भगाओ। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री बोले, कहा बंगाल के अंदर जंगल राज चल रहा है। टीएमसी बोली, कहा कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से काफी बेहतर है, कोलकाता सबसे सुरक्षित है। ईडी पर हमले के बाद उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए टीएमसी की ओर से ये टिप्पणी की गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि स्थिति काफी खराब है, तो अब टीएमसी भी अपने तरीके से जवाब दे रही है। एनआईए जांच की मांग भी बीजेपी के लोगों ने की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ईडी की टीम पर हुआ हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला है। अमित शाह से मांग की गई है कि इस पूरे हमले पर एनआईए जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रमाणिक ने कहा कि किसी राज्य में केंद्रीय एजेंसी पर हमला काफी गंभीर मामला है, अपमानजनक भी है। साथ दोस्तों गुटबाजी पर खुलकर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा कांग्रेस पार्टी को बदलना होगा वरना लोग इससे बदल देंगे। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस कोई बर्फ की सिल्ली नहीं है जिसे तोड़ दिया जाए। कांग्रेस देश को आजादी दिलाने वाली सबसे पुरानी पार्टी है, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। विचारों का मतभेद हो सकता है, किसी को इसे व्यक्तिगत विरोध का मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी की जागीर नहीं है, पार्टी एक विचारधारा है। सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का इस पर अधिकार है। कार्यकर्ता की उपेक्षा के कारण आज पार्टी की यह हालत है। वह नाराज कार्यकर्ताओं व नेताओं के घर जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को बदलना होगा वरना लोग इससे बदल देंगे। पंजाब को बचाने के लिए एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति की जरूरत है जो व्यवस्था को बदल सके। सिद्धू ने कहा कि आप सरकार के खिलाफ बोलने पर सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर लिया गया। शिरोमणि अकाली दल के राज्य में जत्थेदार कांके को शहीद कर दिया गया। इस तरीके से उन्होंने कई सारे और भी मामले उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में अपनी इकाई को एकजुट रखना है। कई सारे नेता हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साध रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीतने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने 7 जनवरी के इस सीट पर विधायक दोरजी तेसरिंग लेप्चा के रूप में अपना उम्मीदवार उतारा था। अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो गई है, क्योंकि उनके सामने कोई और उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ था, किसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया ही नहीं था। यानी बीजेपी को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर फायदा मिल गया है दोस्तों। हालांकि विपक्ष के पास उतने नंबर भी नहीं थे जिसके माध्यम से चुनाव जीता जा सके। सच्चा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी वोट जुटाने की चाल चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे उत्सवों का समर्थन नहीं करती हूं जो दूसरे समुदाय को शामिल ना करे। साउथ 24 परगना के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ऐसे त्योहार में भरोसा नहीं करती हूं जो सबको साथ ना लेकर आए, सबकी बात ना करे। आपको जो करना है करो, आपको लोकसभा चुनाव से पहले जो तिगड़म लगानी है लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को दरकिनार करना सही नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करने दूंगी। अयोध्या में बन रहे 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा कि क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष की रणनीति सही है या फिर कोई और रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में बनने वाला है। बीजेपी इसे काफी प्रचारित करने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। सभी दोस्तों भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।